हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए हम लोग आज इसमें देखेंगे राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला का जो उपन्यास है, ये साहित्य के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ उपन्यास सेक्शन 3 में उपन्यास दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि राग दरबारी का मेंशन किया हुआ है श्रीलाल शुक्ल। तो इसी के बारे इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जितने भी जेएसएससी के द्वारा एग्जाम हुआ है, जैसे मैं यहाँ तक कि जो जेएसएससी सीजीएल का हुआ था 28 जनवरी का, उसको भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो पहले इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग डिस्कशन कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जेएसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी से है। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 79 में यहाँ पे क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा रिपोर्टार्ज शैली में। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो यहाँ राग दरबारी से जो पूछा जा रहा है इसको करके जाइए, हो सकता है एक दो क्वेश्चन जो है से रिपीट करेगा, तो आपका एक दो क्वेश्चन श्योर हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राग दरबारी के प्रणेता श्रीलाल शुक्ला के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? तो यहाँ पे जो सटीक आंसर लग रहा है वो ये हो जाएगा कि रास्ते में पड़ी हुई कुतिया। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रास्ते में पड़ी हुई कुतिया श्रीलाल शुक्ला के अनुसार था। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे कि यहाँ पे क्या राग दरबारी से क्वेश्चन पूछ रखा है जैसे सीरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी उपन्यास किस व्यंग पर किया गया है, यानी राग दरबारी उपन्यास में किस पर व्यंग किया गया है? तो किस पर किया गया है? तो देश की शिक्षा व्यवस्था पर किया गया है। ये इसका आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र आदि से अंत तक कथा के मुख्य केंद्र में बने रहते हैं? तो आदि से अंत तक मुख्य केंद्र राग दरबारी में वैद्य जी बने रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, इसको करके जाइए, यहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन श्योर हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ला को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1969 में मिला है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जेएसएससी ने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, एनालाइज करके आप यहाँ आइडिया लग सकता है कि किस प्रकार से पूछा है। देखिए यहाँ कथन से पूछा हुआ है 21 में, कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। किसका कथन है? तो यह कथन रंगनाथ का है। ये रिसर्च करते हैं इतिहास में, तो इसी के बारे में ये कथन है, तो उन्हीं ने कहे हैं। नेक्स्ट इसी में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 56 क्वेश्चन में राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम पर शिक्षा पर व्यंग किया गया है? तो राग दरबारी में किस पात्र के माध्यम से शिक्षा पर या शिक्षक पर व्यंग किया गया है? तो मोतीराम एक शिक्षक होते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग किया गया है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो 35 है, यानी 35 अध्याय हैं। तो फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो उसको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग और इसमें एक क्वेश्चन और है इसमें कि राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो राग दरबारी में सीपालगंज का हुआ है। तो ये आप याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट, तो हम लोग इस वीडियो में अब हम लोग चालू करते हैं इसका कुछ थ्योरी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन किए, तो अभी राग दरबारी उपन्यास को देखेंगे, लाइन बाय लाइन कथन भी देखेंगे, इसकी बायोग्राफी भी देखेंगे और सब कुछ इसमें देखेंगे। तो इस वीडियो को आप देख के जाइए, यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन श्योर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो गया है कि राग दरबारी एक उपन्यास है। इसके उपन्यासकार कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। प्रकाशन वर्ष 1968 1968 में लिखे गए हैं श्रीलाल शुक्ला के द्वारा। इनका जन्म होता है 31 दिसंबर 1925 में लखनऊ जनपद के अंतरौली गाँव में। मृत्यु 28 अक्टूबर 2011 लखनऊ में। जन्म भी लखनऊ में, मृत्यु भी लखनऊ में हो रहा है, तो यह याद रखिए। फिर यहाँ पे कुछ व्यंग लेखन के लिए विख्यात साहित्यकार हैं श्रीलाल शुक्ला। तो व्यंग लेखन के लिए विख्यात साहित्यकार है। पहला प्रकाशित व्यंग अंगद का पाँव 1958 में 1958 में अंगद का पाँव पहला इनका प्रकाशित व्यंग था। ये संगीत के रसिक मर्मज्ञ थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में। नेक्स्ट इसी में क्या है, शास्त्रीय संगीत। यहाँ पे शास्त्रीय संगीत हो या सुगम संगीत, दोनों ही इनको बहुत ज्ञान था। 1970 में इनके लोकप्रिय उपन्यास राग दरबारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाइए। नेक्स्ट, विश्रामपुर के संत के लिए व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यश भारती सम्मान, पद्म भूषण और आदि सम्मान 2008 में प्राप्त हुए हैं। तो ये आप याद रखिए, इनको इतने सारे अवार्ड मिला है। फिर इसके यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में हम लोग कि इनका पहला उपन्यास कौन सा था, ये कब राइट किए हैं। तो इनके सभी उपन्यास
पहला उपन्यास देखते हैं कि पहला उपन्यास जो था सूनी घाटी का सूरज, आप बात करके देखिए, क्रम आप पूछ सकता है कि पहला कौन, ये सारे उपन्यास है तो क्रम आप सीक्वेंस में हाथ रखिए। तो सूनी घाटी का सूरज 1957 में, अज्ञातवास 1962 में, राग दरबारी 1968 में, आदमी का जहर 1972 में, सीमाएं टूटती है 1973 में, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1987 में, विश्रामपुर का संत 1998 में, यानी 1998 में, बब्बर सिंह और उसके साथी 1999 में, राग दरबारी, राग विराग, नॉट राग दरबारी, राग विराग 2001 में, अमराव नगर में कुछ दिन 1986 में। तो जो इम्पोर्टेंट आप उसको याद रखिए। यहाँ पे सबसे इसका जो प्रचलित है उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। एक विश्रामपुर का संत आप याद रख लीजिए, सूनी घाटी का सूरज याद रखिए, राग दरबारिया हम लोग का दिया हुआ तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक राग विराग इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सीमाएँ टूटती हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके रखिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस बिंदु को डिस्कशन करेंगे तेज़ी से। इसमें लेखक ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। यह व्यंग की उच्च कोटि का उपन्यास है। राग दरबारी का अनुवाद अंग्रेजी साहित्य लगभग 16 भारतीय भाषाओं में हो चुका है, यानी अंग्रेजी को अगर मिला दे 16 भाषाओं में इसका ट्रांसलेट हो चुका है इस उपन्यास को। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक कस्बा नुमा गांव सिपालगंज की कहानी है, जो 35 अध्यायों में विभक्त है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि ये 35 अध्यायों में विभक्त है। कहाँ का है? तो सिपालगंज का है, और उत्तर प्रदेश के कौन सा प्रांत? तो पूर्वांचल प्रांत। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखेंगे कि राग दरबारी पर एक दूरदर्शन धारावाहिक मूवी बनती है। राग दरबारी एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में 1986 में नज़र आता है। इसके लेखन 1964 में के अंत में शुरू हुआ और अंतिम रूप से 1967 में समाप्त हुआ। यानी कि राग दरबारी जो उपन्यास है ये 1964 में लिखना स्टार्ट करते हैं, 1964 के अंत में, और 1967 में ये समाप्त करते हैं, और 1968 में ये आप देख सकते हैं कि ये प्रकाशित हो जाता है, और 1970 में ये क्या होता है, इनको अवार्ड मिल जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड। लेकिन कहीं कहीं पे ये अवार्ड जो है वो आपको मानना पड़ेगा 1969 में, यानी कि कहीं कहीं पे। तो दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, तो आप सटीक जो है वो आप देख लीजिएगा, दोनों दिया रह सकता है या फिर दोनों में से एक, जो वहाँ पे आप डिस्कशन कर लीजिएगा ये अपने अनुसार। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि उपन्यास उपन्यास में अनेक पात्र हैं और लगभग सभी किरदारों को समान अहमियत दी गई है। वर्तमान समय तक इस पुस्तक की 5 लाख से ज़्यादा प्रतियाँ बिक चुकी है, यानी कि इसके को इतनी सारे बुक इसका जो है वो सेल हो चुकी है। इस उपन्यास में आदर्शवाद अर्थार्थवाद के खिंचातन को दिखाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आदर्शवाद और अर्थार्थवाद के खिंचातन को दिखाया गया है। कहानी का मुख्य बिंदु यही है कि जब आदर्शवाद और अर्थार्थवाद टकराते हैं तो पहले हार मानने वाला आदर्शवाद ही होता है। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे, इसको तेज़ी से कंप्लीट करेंगे ताकि आप रिवीजन करके जा सकते हैं। 50 साल पहले जिसे श्रीलाल शुक्ला ने आज के भविष्य तय किया वह वास्तव में सच साबित हुआ। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे, तो श्रीलाल शुक्ला का कुछ व्यंग कथन देख लेते हैं। ये कथन से पूछता है तो कथन इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी करके जाइए। वे पैदाशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। अगर हम खुश रहें तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती है, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे, ये सब कथन है, इसको आप देख के जाइए। जो आपको याद नहीं है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको एक दो बार ध्यान से देखिए। गलियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाइयों में है। कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे ही रिसर्च कहते हैं। ये सब क्या है? ये सब कथन है, राग दरबारी का कथन। डायरेक्ट दे सकता है कि किस उपन्यास का है। हृदय परिवर्तन के लिए रौब की ज़रूरत होती है, और रौब के लिए अंग्रेजी की। और कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ, और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसी में देखेंगे, वास्तव में कई सालों से गांव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा था कि भारतवर्ष एक खेतिहर देश है। पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गोरक्षक जूते का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, ये सब कथन है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ कथन है तो उसको भी देखेंगे। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बता देने से जाति के पास कुछ नहीं बचता, वह अपने आप खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखेंगे,
नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल साहब उसकी तरफ देखते रह गए। चपरासी ने कहा, आप बामन हैं, मैं भी बामन हूँ, नमक से नमक नहीं खाया जाता। हमारे इतना पढ़ लेने के बाद भी पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे। नेक्स्ट भाखड़ा नागल बांध को देखकर वे कह सकते हैं, आह आह, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना है। तुमने मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं, दरोगा जी उनके हैं, वे दरोगा जी की इज्जत करते हैं। दोनों ही की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते हैं। कोई कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। नेक्स्ट इसी में देखेंगे। नेक्स्ट इसी में क्या है, तो थाने के सामने एक नंगा धड़ंग लंगोटीधारी भांग घोट रहा है। वह अकेला सिपाही 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में है, जहां भी है, वहीं से वह 20 गांवों के अपराध को रोक सकता है और अपराध हो गया हो तो पता लगा सकता है तथा अपराध ना हुआ हो तो उसे करा सकता है। राग दरबारी एक गांव की कथा है, रविंद्रनाथ त्यागी का कथन है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इसी में देखेंगे कुछ पात्र परिचय, उसको डिस्कशन कर लेते हैं। ये पात्र परिचय है, तो यहाँ पे देखते हैं रंगनाथ इतिहास में एमए करने के बाद पीएचडी शोध कार्य कर रहा है। उपन्यास के मुख्य पात्र है। रंगनाथ स्वास्थ्य लाभ हेतु अपने मामा वैद्य जी के गांव सिपालगंज आता है। गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाता और समाज का एक नपुंसक विद्रोही नेता सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट इसी में देखें वैद्य जी का दिया है, तो वैद्य जी पात्र हैं जो इनके मामा थे और भांजा कौन, तो रंगनाथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वह सभी गांवों की राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड है। वे व्यवहार कुशल, दोहरे चरित्र, स्वार्थी और रिश्वतखोर जैसे गुणों से परिपूर्ण भारतीय राजनीति के प्रतीक हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे। नेक्स्ट इसे हम लोग देखेंगे क्या, तो प्रिंसिपल साहिबा एक पात्र है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका एक करेक्टर निभाए हैं। जैसे कि नाम का अर्थ प्रिंसिपल साहिबा, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, ये नाम आप याद रखिए, ये नाम का जिक्र हुआ है। का प्रचार्य है, तो प्रचार्य चटुकार, चुगलखोर, अपने आप में चालाक व्यक्ति है। बद्री पहलवान कौन है, तो वेद जी के बड़े बेटे हैं, पहलवानी का शौक है। रूपन तो वेद जी का छोटा बेटा है। यह आज के क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है। परीक्षा में पास होने की रुचि ना होने के कारण पिछले 3 वर्षों से 10वीं कक्षा में ही पढ़ रहा है। खन्ना लेक्चरर, तो खन्ना लेक्चरर को देखेंगे, ये इंटरमीडिएट कॉलेज में इतिहास के लेक्चरर है। शोषित अध्यापिका ईमानदार व्यक्ति है खन्ना लेक्चरर। तो यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं कि जो खन्ना लेक्चरर है एक शिक्षक है और ये इतिहास का है। रूपन बाबू छोटा लड़का है जो 3 साल से 10वीं कक्षा में ही पढ़ रहा है, फेल होता जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे बद्री अग्रवाल, तो ये बड़े बेटा है, पहलवानी का शौक रखता है। प्रिंसिपल साहिबा जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य है छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम लोग यहाँ पे देख लिए खन्ना लेक्चरर। तो नेक्स्ट देखेंगे छोटा पहलवान कौन है, तो छोटा पहलवान गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर है। बद्री पहलवान के साथ राजनीतिक में सहभागिता है। वैद्य जी के द्वारा बुलाई गई बैठकों में लगातार सहभागिता है। जोगनाथ स्थानीय गुंडा है, हमेशा नशे में डूबा रहता है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे शनिचर का असली नाम मंगलदास है। शनिचर का यहाँ पे याद रख सकते हैं कि इसका असली नाम मंगलदास है। शनिचर सभी उसे शनिचर बोलते हैं। वैद्य जी का नौकर है। लंग अस्थाई आम आदमी का प्रतिनिधि है, भ्रष्ट व्यवस्था के सामने झुकता है। नेक्स्ट हम लोग देखें बेला, उपन्यास की एकमात्र नारी पात्र है। रूपन और बद्री पहलवान दोनों के साथ प्रेम प्रसंग होता है, बाद में दोनों ही इसे छोड़ देते हैं। तो एकमात्र लड़की का नाम जिक्र हुआ है वो बेला, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, दोनों से प्यार करती है, लास्ट में दोनों इसे छोड़ देते हैं। कथानांक कुछ डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो का बनाने का मकसद है कि आप थोड़ा सा क्विक रिवीजन में 1-2 बार देख के जाइए, ताकि इस चैप्टर से आपका अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप कंप्लीट हो जाएगा। अगर जो आपको इस चीज़ सेक्शन में नहीं आ रहा तो उसको स्क्रीनशॉट के करके कंप्लीट कर लीजिए। कथना, राग दरबारी की कथा का केंद्र सिपालगंज है। कहानी की शुरुआत रंगनाथ के सिपालगंज आने से होती है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे वैद्य जी का भांजा है। कौन, रंगनाथ भांजा है वैद्य जी का। रंगनाथ 5 से 6 महीने के लिए सिपालगंज आता है। वह सिपालगंज की राजनीति को देखकर त्रस्त हो जाता है। वह गांव की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करता है किंतु असफल हो जाता है। उसके खुद के मामा वैद्य जी वहाँ के छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि छंगामल इंटर कॉलेज, तो छंगामल इंटर कॉलेज का नाम जिक्र हुआ है। तो छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक कौन थे, तो वैद्य जी, उनके जो मामा हैं रंगनाथ के। नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि गाँव की
राजनीति का मास्टरमाइंड भी है, जो सिर्फ सुधार का नारा लगाते हैं किंतु असल में कुछ नहीं करते हैं। वैद्य जी के 2 पुत्र हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वैद्य जी के 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र का नाम आप अच्छे से याद रखिए। तो वैद्य जी के कितने पुत्र हैं, तो वैद्य जी के 2 पुत्र हैं। कौन कौन से हैं, तो एक बद्री पहलवान है, एक रूपन बाबू है। दोनों वैद्य जी की सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं। रंगनाथ इस सब से भाग जाना चाहता है, किंतु फिर किसी के कहने पर उसे एहसास होता है कि यह स्थिति तो सब जगह होगी, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में। यही यथार्थवाद है। तो यथार्थवाद क्या है, तो ये बता रहा है कि यही यथार्थवाद है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यथार्थवाद क्या है। रंगनाथ का आदर्शवाद और यथार्थवाद के सामने हार मान लेता है। यानी रंगनाथ का जो आदर्शवाद था, जो यथार्थवाद था, उसके सामने रंगनाथ का आदर्शवाद हार मान लेता है। तो ये दोनों को आपस में टकराते हैं, तो इसमें हार मानने वाला आदर्शवादी होता है और गांव को छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है रंगनाथ। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे उद्देश्य। तो उद्देश्य ये श्रीलाल शुक्ला का उद्देश्य उपन्यास लिखने का क्या था। उपन्यासकार का उद्देश्य था कि स्वतंत्रोत्तर भारत के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार विकृतियों को उभार कर दिखाना था। वैद्य जी जैसे भ्रष्टाचारी और ढोंगी व्यक्ति हर युग में होते हैं। लेखक के शब्दों में वैद्य जी थे और रहेंगे। उपन्यास पढ़ने के बाद पता चलता है कि वैद्य जी में दूरवास का क्रोध, हिटलर की तानाशाही और नेहरू जैसी झुलझुलाहट है। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे। इसी उपन्यास में आदर्शवाद अर्थार्थवाद के बीच का खिंचातान को दिखाया गया है। उपन्यासकार ने अंचल का परिचय इस उपन्यास में नहीं दिया है, फिर भी उन्नाव जिले के कुछ ग्रामों का नाम तथा इस जिले में प्रकृति से मेल खाती चरित्र वस्तु स्पष्ट कर देती है। उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली में प्रचलित शब्दों में बहुत ही सटीक प्रयोग ने राग दरबारी के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। अतंत कहा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ला ने इस उपन्यास के माध्यम से हमारे समाज के चरित्र को सामने रख दिया और अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस समाज को किस दिशा में ले जाते हैं। इनके भाषा देखते हैं कि इसमें क्या भाषा हुआ है। तो राग दरबारी में जो भाषा का प्रयोग हुआ है, तो राग दरबारी में भाषा मिथिकीय शिल्प, ये आप याद रखिए, और देशज मुहावरों से गढ़ी है। समीक्षा, श्रीपत राय की जो समीक्षा कथा पत्रिका, श्रीपत राय की पत्रिका, ये समीक्षा कथा पत्रिका में प्रकाशित हुई और इसमें ये क्या बोलते हैं, ऐलान करते हैं कि राग दरबारी बड़ी ऊप की महाग्रंथ है और अपठित रह जाना ही इसकी नियत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये लास्ट है तो थोड़ा सा जल्दी लास्ट करेंगे। 1975 में नित्यानंद तिवारी ने अपनी एक आलोचनात्मक टिप्पणी में राग दरबारी के यथार्थ चित्रण की कथन भंगी को व्यंग लीला कहा। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछेगा कि व्यंग लीला किसने कहा राग दरबारी को, तो नित्यानंद तिवारी ने कहा 1975 में अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी में। नेक्स्ट देखेंगे, परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा धर्मयुग। यहाँ पे कथा हम लोग इससे पहले जो देखे थे उसमें कथा का जिक्र हुआ था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था, परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा था और उक्त समीक्षा में यह बताते हैं कि राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का सामना हमारा बुद्धिजीवी समाज नहीं कर पा रहा है। ये हमारा परमानंद श्रीवास्तव के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे, राग दरबारी पर चर्चा के क्रम में अंग्रेजी के जिन विद्वानों का नामोल्लेख किया जाता है उनमें रूपर्ट स्नेल प्रमुख हैं। यानी कि पेंगुइन से राग दरबारी के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन के पहले ही 1990 में रूपर्ट स्नेल ने उक्त कृति पर एक लंबा आलोचनात्मक लेख लिखा था। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पेंगुइन नाम से राग दरबारी का ट्रांसलेट किया गया अंग्रेजी में, और किनके द्वारा, तो रूपर्ट स्नेल के द्वारा। और इनको करने से पहले ही ये क्या कहते हैं, विवेचनात्मक लेख प्रकाशित कर चुके थे 1990 में ही। तो ये था राग दरबारी। तो यहाँ पे आप ये सब करके जाइए, 1-2 बार रिवीजन करके जाइए, आपको ये हेल्पफुल होगा। और जो कुछ हिंदी में जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको कर लेना चाहिए था। जैसे हम छंद टॉपिक अच्छे से करके जाइए, उसमें मात्रा है, उसमें यति है, तो वो सब आप क्लियर करके जाइए जोड़े। और जितने भी कवि है, कवि का सारा जन्म आप डेट ऑफ बर्थ आप करके जाइए, सारे कवि का जन्म आप करके जाइए, क्योंकि ये डेट वाला है, ये कन्फ्यूजिंग कर सकता है। उसके बाद और 1-2 जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको करके जाइए। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, 1-2 बार आप इसको करके जाइए। तो इस सिलेबस में हमारा दिया हुआ था और एग्ज़ाम अच्छे से आप दीजिए। फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।